चलें जी, आज हमारा नया चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है इंडक्टेंस। और ये हम पेपर बी जो आपका है उसका सेक्शन नंबर 4, जो आखिरी सेक्शन हमारा रह गया था, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है इंडक्टेंस। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं और इनका ताल्लुक एफएससी पार्ट 2 के साथ है, इसलिए ये वाले एक दो क्वेश्चंस मैं पहले करवाऊंगा और फिर हम बाकी का चैप्टर करेंगे। आज जो हमने दो क्वेश्चंस करने हैं उनमें से एक क्वेश्चन जो है उसका टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। आपको याद होगा, आपने एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 15 में ये पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो आज सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस, और ये भी आपने उसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, या म्यूचुअल इंडक्शन जो फिनोमिना है उसकी। सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी बच्चों, स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ओके। इसमें आप देखें हमारे पास टोटल दो कॉइल्स हैं जो सामने आपको नज़र आ रही हैं। इन कॉइल्स में से एक कॉइल जो है इसको, मुझे तो आवाज कट कट के आ रही। बस अभी क्लियर हो जाएगी, मुझे लगता है ये सिग्नल्स का इशू होगा। ये आप देख सकते हैं दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल के साथ हमने बैटरी लगाई है, साथ एक रियोस्टेट लगाया हुआ है। इसी तरह एक दूसरी कॉइल है जो बिल्कुल उसके साथ ही पड़ी है, लेकिन उसके साथ सिर्फ हमने गल्वानोमीटर लगाया हुआ है। अगर हम उस कॉइल की बात करें जिसके साथ बैटरी लगी है तो इसे प्राइमरी कहते हैं, और जिसके साथ गल्वानोमीटर लगा है उसको सेकेंडरी का नाम देते हैं। करना हमने ये है कि जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे, यहाँ पर जो स्विच है, जैसे ही इसको क्लोज़ करेंगे तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक हो गया, पॉजिटिव से चला और घूम के नेगेटिव की तरफ आ गया। अगर आप इस पूरी कॉइल को इमेजिन करें तो कॉइल का वो वाला हिस्सा जो स्क्रीन से बाहर है, यानी हमारी तरफ है, इसमें करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और कॉइल का वो वाला हिस्सा जो स्क्रीन के दूसरी तरफ है उसमें ज़ाहिरी बात है करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। अब अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल यूज़ करूं, यानी अपनी राइट हैंड की मदद से मैं इस प्राइमरी कॉइल को इस तरह से होल्ड करूं कि मेरी राइट हैंड की फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो, और जो थंब है वो हमें नॉर्थ पोल के बारे में बताएगा। अगर आप अपने अपने राइट हैंड को इस तरह करके इमेजिन करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें प्राइमरी कॉइल के राइट साइड पर आपका थंब जाएगा, यानी राइट साइड की तरफ नॉर्थ पोल आ जाएगा और लेफ्ट वर्ड साउथ पोल बन जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो इसलिए प्राइमरी से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अब मज़े की बात यह है कि ये जो प्राइमरी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, या दूसरे अल्फाज में जो प्राइमरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास कर रही है। अब जब ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास कर रही है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइंस हैं ये वही मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं जो प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से पैदा हुई हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप सेकेंडरी कॉइल को इमेजिन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास कर रही हैं, और हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के अंदर से पास करती हैं तो इसके लिए हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पास करेंगी हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा है, और जितनी कम पास करेंगी हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही कम है। ठीक हो गया।
इस बात की समझ आ गई सबको? जी बच्चों जल्दी से बता दें। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि करना हमने ये है कि प्राइमरी कॉइल के साथ ये जो आपने रियोस्टेट लगाया है, इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को हमने वेरी करना है। और इसको वेरी कैसे कर पाएंगे? ये जो स्लाइडिंग टर्मिनल है इसको हम टू एंड फ्रो मूव करेंगे, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन आएगी या तब्दीली आएगी। जब रेजिस्टेंस में तब्दीली आएगी तो प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जिसको मैंने यहाँ रेड कलर से शो किया हुआ है, इसकी वैल्यू में तब्दीली आएगी। और जब प्राइमरी कॉइल के करंट में तब्दीली आएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें तब्दीली आएगी। और अगर प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है उसमें तब्दीली आ रही है। और अगर सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आ रही है तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है इसमें तब्दीली आ रही है। और अगर सेकेंडरी फ्लक्स में तब्दीली आ रही है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जिसका पता हमें कहाँ से चलेगा? इसका पता हमें चलेगा गलवानोमीटर से, क्योंकि गलवानोमीटर की नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन देगी। तो मैंने कुछ स्टेप्स में ये सारी बात कंप्लीट की है, मैं ये स्टेप्स एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने करना क्या है, प्राइमरी कॉइल की रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जिसकी वजह से प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। और सेकेंडरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के तब्दीली की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। और उस इंड्यूस्ड करंट का पता हमें कहाँ से चलेगा? सेकेंडरी कॉइल के साथ जो आपने गलवानोमीटर लगाया होगा उसके साथ। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट ये है। अब हम मैथमेटिकल वर्क की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको मैग्नेटिक ये जो क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है ये मैं समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो सिंगल टर्न के अंदर फ्लक्स पास कर रहा है उसको हम फाई एम के साथ जाहिर कर देते हैं। और चूंकि सेकेंडरी कॉइल की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं एन एस, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? एन एस फाई एस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है ये प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से था, ऐसा ही था ना? अगर प्राइमरी कॉइल के करंट को आप ऑफ कर दें तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स इन द सेकेंडरी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी। ठीक है, सो एन एस फाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। आई पी से मुराद है करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। जी, आपको इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? लॉग इन करके सो तो नहीं गए? रोज़ा मना रहे हो आप? जी सर। जी, सबको समझ आ रही है? ओके, अच्छा, एन एस फाई एम जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो इक्वलिटी का साइन आएगा, इसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसे हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो फिनोमिना है जिसमें हम क्या कह रहे थे कि प्राइमरी में करंट चेंज हो तो सेकेंडरी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है, इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, यह आपने अपने माइंड में रखना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इसकी डेफिनीशन या इसका फॉर्मूला हम यहाँ से भी बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। एम को एक तरफ रहने दें, एन एस फाई एम डिवाइडेड बाय आई पी।
तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम कह सकते हैं टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल divided by current flowing through the primary coil is called mutual inductance। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरी पर या सेकेंडरी पर, आप कहेंगे दोनों पर करती है, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी, इसका ताल्लुक किसी एक कॉइल के साथ नहीं है, ये दोनों कॉइल्स के साथ इसकी डिपेंडेंस है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें ये कहता है कि अगर किसी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब चूंकि हम सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ हम छोटा सा सबस्क्रिप्ट में एस इस्तेमाल करेंगे। एस से मुराद है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की जगह भी नीचे एस आएगा, इसका भी मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और ये जो रेशो आप देख रहे हैं, दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने फैराडेज लॉ इस्तेमाल किया है। अब आप देखें ये जो बाहर एन एस लिखा हुआ है, ये चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे चाहे आप डी के अंदर ले जाएं या डी से बाहर रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है मैं इसको डी के अंदर लेके जा सकता हूँ। एन एस और फाई एम ये किसके इक्वल हैं जी? ये हमने ऊपर लिखा है, ये एम इंटू आई पी के इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, आपके पास बन गया एन एस फाई एम की जगह एम इंटू आई पी आ गया। अब ये जो एम है यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी आप डी से बाहर लिख सकते हैं, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया। तो इस तरह से हमारा फाइनल रिलेशन बन गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो बेसिकली ये एक रिलेशन है जो हमने डेराइव करना था, ई एस इज़ प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, चाहे आप इस फार्मूला की मदद से डिफ़ाइन कर दें। तो इस फार्मूला की मदद से इसका यूनिट क्या बनेगा, अगर आप गौर करें तो यूनिट इसका बनेगा जनाब, ये जो रेशो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इसको आप इस तरफ ले जाएं, डिवाइड कर दें, ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ का यूनिट आ जाएगा वोल्ट और नीचे आ जाएगा एम्पेयर पर सेकंड। इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो बन सकता है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर जो है ये हेनरी के इक्वल होता है। यानी ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़ 1 हेनरी। 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगी? अगर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है वो 1 वोल्ट हो। कब? जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकंड करंट चेंज हो रहा हो। तो इस कॉम्बिनेशन की म्यूचुअल इंडक्टेंस को उस वक्त हम क्या बोलेंगे? 1 हेनरी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन जो है ये बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन जैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ हम 2 कॉइल्स के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम सिंगल कॉइल की बात करेंगे। आप मुझे एक बात का आंसर करें, क्या जब सेकेंडरी कॉइल के अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा था तो क्या प्राइमरी के अंदर से चेंज नहीं हो रहा था? जी, आंसर करें जल्दी से। जी बच्चों, क्या क्वेश्चन मैंने ये किया है कि क्या सेकेंडरी कॉइल के अंदर से जब फ्लक्स चेंज हो रहा था तो क्या उस वक्त प्राइमरी के अंदर से चेंज नहीं हो रहा था? हो रहा था। यानी जब आप सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे थे, जब आप कह रहे थे फ्लक्स इज़ बीइंग चेंज्ड थ्रू सेकेंडरी कॉइल, तो इसका मतलब है कि उस वक्त प्राइमरी के अंदर से भी चेंज हो रहा था। लेकिन चूंकि हम प्राइमरी को डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो फिनोमिना है वो पढ़ा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी कॉइल को इग्नोर कर दें और सिर्फ
प्राइमरी कॉइल की ही बात करें तो फिर इसके अंदर से भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यानी अब हम सिंगल कॉइल के अंदर करंट चेंज करेंगे और इसके अपने अंदर ही एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, इस ईएमएफ को हम नाम देंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फिनोमिना को हम नाम देंगे सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी इसकी वही है, बस हमने अब सिंगल कॉइल यहाँ पर कंसीडर करनी है। पहले हम दो कॉइल्स को कंसीडर कर रहे थे। देखें, सेम वही पोलैरिटी है, करंट बिल्कुल वैसे ही फ्लो कर रहा है, ऐसे ही राइट साइड पे नॉर्थ और लेफ़्ट साइड पे साउथ पोल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, और ये एक जो सोलिनॉइड है या इंडक्टर है इसने एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब हमने प्राइमरी यानी इसी कॉइल के अंदर जो रियोस्टेट लगा है, इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। जब इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपने पैदा करने वाले कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगा। अब चूंकि कॉज है सप्लाइड ईएमएफ, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये सप्लाइड ईएमएफ के अपोजिट पोलैरिटी में पैदा होगा, जो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। इसीलिए उसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं, यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका एक नाम है और बैक ईएमएफ इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब हम मैथमेटिकल जो वर्क है उसकी तरफ आते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने पहले पढ़ा था, बस उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए एस और पी इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ हमने सबस्क्रिप्ट में कुछ भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ एक ही कॉइल है और उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो फ्लक्स है सिंगल टर्न के अंदर फर्ज करें 5m है, अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स n है तो टोटल फ्लक्स इतना हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जो टोटल फ्लक्स है वो इसी कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट पे डिपेंड कर रहा है। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो यहाँ भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, जिसको L से जाहिर किया जाता है, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ से आप सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला बना सकते हैं, इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, रेशो ऑफ टोटल फ्लक्स इन द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पर दोबारा हमने फैराडेज लॉ इस्तेमाल किया। फैराडेज लॉ जो है वो कहता है जी कि ऐसा करते हैं, पहले फैराडेज लॉ की मदद से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को EL से जाहिर किया जाता है, ये बनेगा माइनस ND∅m डिवाइडेड बाई dt। n को अंदर ले गए, जब आप n को अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा N∅m डिवाइडेड बाई dt। इसी तरह N∅m की जगह आप लिख देंगे Li, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था Li। ठीक है, तो अब आपके पास बन जाएगा माइनस d∆i डिवाइडेड बाई dt। L जो है ये d से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बन जाएगा माइनस LDI डिवाइडेड बाई dt। ये आपके पास सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक हो गया। यहाँ इन्होंने VL से जाहिर किया हुआ है, मैंने EL से जाहिर किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसका यूनिट है, इसका यूनिट जब आप बनाएंगे तो सेम वैसा ही फार्मूला बनेगा। अगर आप गौर करें, L का फार्मूला अगर मैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दूं तो बनेगा कुछ ऐसे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, DI डिवाइडेड बाई dt। जब आप इसके यूनिट्स बनाएंगे तो इसके यूनिट बिल्कुल वही बनेंगे, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और इसे हम बोलते हैं हेनरी। इसका मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के SI यूनिट सेम होते हैं, यानी हेनरी। ठीक है,
तो ये था आपका आज का लेक्चर। मैं इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकें। पहले हमने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बाद मैथमेटिकल वर्क किया थोड़ा सा, उसके बाद चलते चलाते हम पहुँच गए सेल्फ इंडक्शन पर। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम करंट चेंज करें तो एक बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। फिर हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की, चलते चलाते हम पहुंच गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये बताएं कि इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जी, कोई मसला है किसी को? कोई मसला नहीं है? ओके ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।